हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट भी लास्ट ही होगा और इसमें हम थोड़ा सा जिक्र थर्ड चैप्टर का, बाकी फोर्थ चैप्टर की ये वीडियो होगी। इसमें हम शेरशाह सूरी के बारे में, जो एक पेज आपका थर्ड चैप्टर का रह गया है वो है। इसका काल, इस शासक का काल तो बहुत कम रहा है, कुछ ही दिनों के लिए इसने 1540 से लेकर 1545 तक भारत में शासन किया। बट बड़ा इफेक्टिव शासन था इसका। जितने मुगल साम्राज्य आगे, मुगल आएंगे इससे आगे, मुगलों ने इसके बेस पे ही जो इसने प्रशासन अपनाया, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे जिले गांव का शासन चलेगा, शेरशाह सूरी का ही उन्होंने अपनाया था। Some of the state established in this period were small but powerful and extremely well administration। जो सल्तनत पीरियड था, सुल्तानों का काल था, उसमें सारे जो साम्राज्य, भारत का पूरा साम्राज्य उन सुल्तानों के अंडर नहीं था। मतलब दिल्ली में वो शासक बैठते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थी भारत की जो उन सुल्तानों के अंडर नहीं थी, कोई और राजा राज कर रहे थे। छोटी छोटी स्टेट बट पावरफुल थी, उनके पास उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। इसमें शेरशाह सूरी जो 1540 और 1545 स्टार्ट हिज करियर एज द मैनेजर टू स्मॉल, ये जो सन है, जो ये पीरियड है टाइम, ये टाइम पीरियड उसका रूलिंग का है, जब वो राजा बना, शासक बना, ये पीरियड उसका वो है। 5 साल ही उसने शासन किया। उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया टू मैनेज ऑफ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार। बिहार में छोटा सा राज्य था उसके चाचा का, वहाँ से उसने छोटी सी पोस्ट से शुरू किया, लेकिन उसकी काबिलियत थी कि वो क्या बन गया, अब धीरे धीरे ऐसी पावर उसको मिल गई कि उसने तो मुगल सम्राट जो था उस टाइम हुमायूं था, हुमायूं को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। देखो मुगल कैसे आएंगे, मुगल आए भारत में। वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर है, उसी में जिक्र करेंगे हम, थोड़ा सा इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। मुगलों के बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में। शेरशाह सूरी कैप्चर, जो हुमायूं था उसमें उसने शासन लिया। हुमायूं मुगलों का दूसरा शासक था। 1530 से 1540, 1555 से 1556 ये हुमायूं का शासन काल था। बीच में जो देखो जो गैप पड़ा हुआ शासन का, वो उसमें शेरशाह सूरी था। 40 से 45 के बीच में, ये देखो आप, 45 और 40 में हुमायूं नहीं था। ठीक है, उस टाइम भारत का शासक शेरशाह सूरी था। कैप्चर दिल्ली, उसने दिल्ली को हथिया लिया एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, और अपना शासन स्थापित किया। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर, 1945 से 55, 40 से 55, मतलब बहुत ही कम समय तक उसने 15 साल तक भारत में शासन किया। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने 5 साल बताए थे वो गलत है, 15 साल इन्होंने शासन किया। तो उसमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया जो अलाउद्दीन खिलजी ने का शासन था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो चीज़ें अपनाई थी जब वो रूलर था, वही चीज़ें शेरशाह सूरी ने नए तरीके से अपनाई एंड मेड मोर एफिशिएंट, और उसको और बहुत कुशल बनाया। शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम ए मॉडल, एक ऐसा मॉडल बन गया, कहते हैं ना आदर्श चीज़ जो बढ़िया है, जिसको अकबर ने भी अपने राज्य में अपनाया। और अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेकर 1605 तक। When he consolidated the मुगल एम्पायर, जब वह मुगल एम्पायर का शासक बना अकबर, तब उसने ये जो शेरशाह सूरी ने शासन अपनाया था उसको अपनाया। ठीक है, अब थोड़ी सी और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूडर्स। 3 ऑर्डर क्या थे, पीस ऑफ गॉड क्या थे, ये आइडियाज़ हम पढ़ लेते हैं। द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स, 3 आदेश, वर फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी में ये जो 3 ऑर्डर का विचार है वो फ्रांस में आया। देखो मैं एक बात बता दूं आपने, जिस समय भारत चरम विकास पर था,
तरक्की भारत में बहुत ज़्यादा थी हर चीज़ की। उस टाइम जो ये फ्रांस जैसे यूरोपियन देश है ना, जो आज विकसित देश माने जाते हैं यूरोप में, वे देश बहुत ही कमज़ोर थे। उन देशों में ना शिक्षा थी, ना साइंस थी, ना व्यापार था, कुछ भी नहीं था। वो अंधेरे में जी रहे थे उस टाइम। अंधेरा का मतलब ये नहीं कि वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा का मतलब अज्ञानता थी वहाँ। इट डिवाइड सोसाइटी इनटू 3 क्लास। उनकी सोसाइटी 3 क्लासेस में बटी हुई थी। दोज हु प्रेड, दोज हु फोर्ट एंड दोज हु टाइटल द लैंड। एक वो लोग जो प्रे करते हैं, इसका मतलब पुजारी ब्राह्मण, जैसे हमारे देश में ब्राह्मण हुए। हु फोर्ट जो सोल्जर्स थे, और जो टाइटल द लैंड इसका मतलब जो राजा थे, ठीक है, जो उस जमीन के स्वामी थे। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स। सॉरी। और ये उस टाइम चर्च का साम्राज्य था यूरोप में, और चर्च बता रहा था कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। तो चर्च ने बताया कि सोसाइटी में 3 तरह के लोग होंगे। वो लोग जो प्रे करेंगे, जो जिसका संबंध पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ से होगा। जो लोग देश की सुरक्षा करेंगे, जो शासन चलाएंगे। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप लाइक नाइट्स। और जो देश की सुरक्षा करने वाला एक ग्रुप था, वो योद्धाओं के रूप में पैदा हुआ, जिन्हें नाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया, नाइट्स किसे कहते हैं। द चर्च पैट्रोनोम्स दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज ऑफ पीस ऑफ गॉड। चर्च ने अब इस ग्रुप को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, और उसने एक आइडिया पेश किया उनके सामने, एक प्रचार किया एक विचार का, और वो था पीस ऑफ गॉड, कि भगवान में की शांति स्थापित करने के लिए आप पैदा हुए हो। जो इस शांति को भंग करना है उसको आप दंड दो, ठीक है। दी सेंटेप्ट, और ये किस लिए था? द डायरेक्ट वेरियर अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगस देमसेल्व एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन द कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। उनका मतलब एक ही था। देखो, ऐसे विचार जब पैदा होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। उसका विचार था कि जो वॉरियर हैं, वो उनको समझाया कि भाई तुम, भगवान ने आपको शांति के लिए भेजा है, आप आपस में तो लड़ना बंद करो। कॉन्फ्लिक्ट जो तुम्हारे अंदर जमीन को लेकर या देशों को लेकर लड़ाई है, वो तो उस टाइम इतने बड़े बड़े देश भी नहीं होता, शहर शहर के लिए, छोटे छोटे गांव के लिए लोग लड़ रहे थे। आप तो मुसलमानों के खिलाफ जाएं, जिन्होंने जेरूसलम जैसी पवित्र नगरी, जो ईसा मसीह की नगरी है, ईसा मसीह जहाँ पैदा हुए हैं, हमारे धर्म का जो नेता था, जो हमारा भगवान है, जेरूसलम में पैदा हुआ, वो मुसलमानों के कब्जे में, आप उसको छुड़ाएं। जो यरूशलेम है वर्तमान में इजराइल के कब्जे में। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड द क्रूडर्स। और वो लड़ने के लिए गए, और ऐसे कैंपेन जो अभियानों पर में गए उन्हें क्रूसेड्स बोलते हैं, क्रूसेड्स। दिस कैंपेन इन दी सर्विस ऑफ गॉड, और ये भगवान की सेवा के लिए चलाए गए। उस टाइम अज्ञानता थी, जो लोग, जो चर्च कहता था वो मान लेते थे। एंड चर्च कंप्लीटली अल्टर्ड द स्टेटस ऑफ नाइट्स। इस तरह से जो लड़ाके थे नाइट्स हैं, उनका स्टेटस ही चेंज हो गया। अब वो स्टेटस जो है वो बड़े लोग बन गए सोसाइटी के, जो इस फ्रांस वगैरह जो देश हैं उनमें एक ऊंची सोसाइटी के लोग माने जाने लगे कि भाई ये तो जो क्षत्रिय हैं, जिस तरह हमारे यहाँ क्षत्रियों को स्थान दिया गया, क्योंकि ये तो भगवान ने शांति के लिए भेजे हैं और ये इस मिशन पे जा रहे हैं, तो लोगों को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हर सोसाइटी डिवाइड होती है, जैसे भारत में सोसाइटी डिवाइड होती है कास्ट सिस्टम में, इसी तरह यूरोपियन देशों में भी इस तरह से बड़े और छोटे में भी कास्ट सोसाइटी डिवाइड थी। ओके, आपका तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। हम स्लाइड लेते हैं फिफ्थ चैप्टर की। सॉरी
4 चैप्टर की, और 4 चैप्टर आपका मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। देखो ह्यूमन हिस्ट्री की एक चेन बनती है जिसको आपको जानना चाहिए। जहाँ से पृथ्वी पैदा हुई, मतलब पृथ्वी की शुरुआत हुई 50 लाख मिलियन पहले, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई और कहते हैं कि 10 लाख मिलियन पहले यहाँ क्रिएचर पैदा हुए। सबसे पहले समुंदर में पैदा हुए, मछलियाँ पैदा हुई, ह्यूमन बीइंग बने। और ह्यूमन बीइंग ने फिर गुफाओं में, केव्स में रहना शुरू किया, ट्रीज पे रहना शुरू किया। इस तरह के जो आज आप गवर्नमेंट शहर ये देखते हो, ये नहीं थे। धीरे धीरे वो क्या बन गया, हर्डर बन गया। हर्डर का मतलब शिकारी बन गया, हर्डर का मतलब पशुपालक बन गया। धीरे धीरे वो प्रोड्यूसर बन गया। प्रोड्यूसर का मतलब होता है शिकार छोड़कर खेती करने लगा, गांव बसा लिए, गांव में मुखिया पैदा हो गए, आपस में झगड़े हो गए। झगड़ों को सुलझाने के लिए इस तरह जो आप पीछे पड़ चुके हो, ये वॉरियर पैदा हुए, भूमि कब्जे में करनी शुरू हुई। और आप समझते हुए कि यहाँ बलवान भी होते हैं, बलवान मतलब पावरफुल भी होते हैं, और कमजोर लोग भी होते हैं। तो इन जो पावरफुल लोगों ने अपने आप को राजा बनाया होगा, मुखिया बनाया होगा, इन कमजोर लोगों ने इनको सहन कर लिया होगा। उसके बाद आया रामायण महाभारत टाइम जो है, रामायण महाभारत। बड़े बड़े साम्राज्य थे भारत में, तो दूसरे देशों में शायद इतने बड़े साम्राज्य यूरोपियन कंट्री में नहीं थे, चाइना में बड़े साम्राज्य थे। तो ये सभ्यता का विकास हुआ और हमने पढ़ा कि कैसे आदि मानव से फिर वो हमारे देश की जो हिस्ट्री एंटर होती है, जैसे बिंबिसार, काला नाग, मौर्य जो अशोक मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद भारत में गुप्ताज आए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इस तरह के शासक। और फिर हर्षवर्धन, इस तरह से फिर मुस्लिम आए भारत में, मोहम्मद गोरी, गजनवी। उसके बाद सल्तनत काल आई, सुल्तान जिसे बोलते हैं सल्तनत। और आगे जो स्टेप था वो था मुगल। हिस्ट्री हमारी इस तरह से हम पढ़ते हैं। देखो मैं ये नहीं कहती, या कोई भी स्टडी ये नहीं कहेगी कि यही चीज़ें हुई होंगी इस हिस्ट्री में, और बहुत हुई होंगी, लेकिन जो प्रमाण हम मिल गए हमें अभी जो है हमारे पास, हम हिस्ट्री में वही तो पढ़ेंगे ना। अगर जिस चीज़ों के हमारे पास प्रमाण ही नहीं है तो हम उन चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें यही मिले हैं। लेकिन जो मुगल वगैरह आए हैं ये तो मॉडर्न टाइम में ही आए हैं। तो मुगल आए कैसे? दिल्ली पर जो है लोधी वंश का शासक था। लोधियों के बहुत सारे दुश्मन थे, जैसे राजस्थान में मेवाड़ एक राज्य था, मारवाड़ एक राज्य था, जयपुर जोधपुर के शासक थे। ठीक है, इसी तरह जो गुजरात में था महमूद बेगड़ा वगैरह शासन करते थे। दक्षिण में चोल चेर पांडवों का शासन था। तो जो लोधी वंश के जो थे वो बहुत सारे दुश्मन थे, और इन लोधियों के विरुद्ध जो है मुगल एक शक्ति उस टाइम पैदा हो रही थी बाबर के रूप में। बाबर जो है हमलावर था, और बाबर को इनवाइट किया गया भारत में कि आप आए, लोधियों को अगर आप हराओगे और दिल्ली पर कब्जा करोगे, दिल्ली एक मेन चीज़ थी, हम आपका साथ देंगे। बहुत सारे राजा इसके साथ थे, या जो नहीं थे, ज़बरदस्ती किसी डर के कारण वो बाबर के साथ मिल गए। लोधियों पर हमला हुआ, दिल्ली पर हमला हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत में 3 बड़े युद्ध हुए हैं। पहली जो युद्ध हुआ था वो था 1526 में। 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई, और मुगलों के पास बहुत ज़्यादा तेज हथियार थे, तोपखाने थे, बंदी सेना थी, एक ही सेना थी। भारत में एक सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या रही? दिल्ली का शासक बन गया, लेकिन उसने मिलिट्री पावर जो क्षेत्रीय शासक थे उनको दे दी कि भाई टाइम आने के बाद आप मेरी मदद कर देना। हर क्षेत्र की सेना अलग अलग तरीके से लड़ने की आदि थी, तो एक
यूनिटी कभी थी नहीं। इस वजह से आधुनिक हथियारों की वजह से, संगठन की वजह से, बढ़िया नेता होने की वजह से मुगलों ने लोदी को आसानी से हरा दिया। 2-3 घंटे में ही उसको हरा दिया गया और उसको इब्राहिम लोदी को पकड़ के लाया गया बाबर के सामने और उनको मौत के घाट उतारा गया। ठीक है, इसमें एक बड़ा नाम हेमचंद्र का है, ये सेकंड में। ठीक है भाई, उसके बाद बाबर ने यही नहीं रुका। बाबर की अब नज़र उन पे थी जिन्होंने उनको बुलाया था। देखो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे लगती है। इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इन राजाओं की फूट की वजह से भारत को नुकसान पहुंचा। ठीक है, इन राजाओं ने कभी अपने आप को भारत नहीं समझा या भारत से की रक्षा करने की नहीं सोची। उन्होंने अपने अपने राज्यों को बचाने की कोशिश की। इनमें एक बड़ा राजा था राजस्थान का, मेवाड़ का, वो था राणा सांगा। और राणा सांगा को लड़ने का बड़ा शौक था। कहते हैं कि 84 निशान थे तलवार के, एक आंख चली गई थी, हाथ नहीं था, बट वो हारना नहीं जानता था। 1928 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया और राणा सांगा की इस वजह से फिर डेथ हो गई थी। वैसे कत्ल किया गया था उनको, लेकिन वो पागल से हो गए थे उस टाइम। तो धीरे धीरे मुगल भारत में आए और बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भारत का शासन सौंप दिया और वो चला गया मध्य अरब में, जो उसका शासन था। ठीक है, एक परगना का शासक था वो। हुमायूं ज़्यादा टिक नहीं पाए क्योंकि हुमायूं के दुश्मन भारत के शासक तो थे ही, बल्कि भारत के शासक तो उसकी मदद कर रहे थे। उसके अपने भाई जो कामरान वगैरह उसके भाई थे, वो इसके विरोधी थे। इसके भाइयों ने ही इसको यहाँ से भगा दिया और मेन जो पावर थी भगाने वाली वो थी शेर शाह सूरी। वो आप पढ़ चुके हैं। शेर शाह की जो डेथ है वो एक किले पर चढ़े हुए थे। वो राजस्थान में हमले किए उन्होंने। एक गोला जो है बारूद का गोला फटा और उनकी डेथ हो गई। दीवार पे चढ़े हुए थे वो जिस किले पे, वहाँ। तो हुमायूं को एक टाइम मिल गया कि अब ठीक है, जो सूर शासन है वो ख़त्म हो गया, वहाँ जाएं और शासन करें। लेकिन वो सारा उम्र जो है वो गिरते पड़ते रहे और जब वो शासन करने के लिए आए, कुछ समय शासक बने रहे। एक दिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो लुढ़के और उनकी डेथ हो गई। उस टाइम जो उसके बेटे थे अकबर, उसकी उम्र 14 साल थी अकबर की। अकबर का जो तिलक था, राज तिलक, वो एक गार्डन में पंजाब में हुआ था और उसके जो संरक्षक बने थे वो तो बैरम खान। इसके नेतृत्व में अकबर ने युद्ध जीतने शुरू किए। 14 साल की उम्र में ये शासक बने थे। लंबा शासन रहा है अकबर का। और इसके काल में भी एक युद्ध हुआ जो पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें नोट कर लेना बच्चों। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमचंद्र या हेमू भी बोलते हैं इसको, हेमू, इनके दोनों के बीच में हुआ। यहाँ हेमचंद्र को पकड़ लिया गया। ये रिवाड़ी के थे भाई, वैसे हिंदू थे लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, हेमू बोलने लगे थे इसको। हेमचंद्र विक्रमादित्य ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, इसको हराया। ये जो थे ये लोधी वंश के वजीर थे, ये मंत्री थे और उनका जो वो था वो दोबारा लोधियों का शासन वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी। अकबर ने बड़ा अच्छा शासन चलाया, भारत का विकास हुआ। सबसे बड़ी मुगलों की ये बात थी कि ये अंग्रेजों की तरह ये नहीं थे कि शोषण करने के लिए आए थे। यहीं के शासक बने, काम ही यहीं के लिए किया। भारत में आज भी मुगलों की बनाई हुई चीज़ें हमारे देश में इस्टेब्लिश्ड हैं। ताजमहल, लाल किला, वो अभी तक हमारे देश में। ठीक है, ये यहीं के होकर आए गए। यहीं शादियाँ वगैरह की, इनके कल्चर अपनाए गए
उसके बाद अकबर के बाद इसके बेटे जो शासक बना वो था जहांगीर, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। उसके बाद शाहजहां, और जो अंतिम पावरफुल सम्राट था, अंतिम पावरफुल कहा है मैंने, औरंगजेब, जो शाहजहां का बेटा था, जो सबको कैद करके और मार के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत थी, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।